Assalamu alaikum class. Your today's lecture is about respiration. रेस्पिरेशन का प्रोसेस किस तरह से होता है, ठीक है, उसके क्या स्टेप्स हैं, हम आज डिस्कस करेंगे। अब हमें पता है कि जो ऑक्सीजन है वो कंबस्शन प्रोसेस में हेल्प करता है, यानी कि जलने के अमल में, ठीक है, जलने के अमल में हेल्प करता है। अगर हम किसी फ्यूल को जलाते हैं तो इसमें ऑक्सीजन यूज़ होता है, ठीक है, क्योंकि ये जलने के अमल में हेल्प करता है, ठीक है। खुद नहीं जलाता, ऑक्सीजन से आग नहीं प्रोड्यूस होती, लेकिन ये हेल्प करता है, ठीक है। और फिर क्या होता है कि एनर्जी रिलीज़ होती है। अगर हम किसी फ्यूल को जलाते हैं तो ऑक्सीजन यूटिलाइज होता है और एनर्जी रिलीज़ होती है। अब आग फैलेगी तो एनर्जी किस फॉर्म में नज़र आएगी हमें? लाइट होगी और हीट होगी, ठीक है। अब इस बर्निंग प्रोसेस में क्या होता है कि जो ऑक्सीजन है वो इस फ्यूल में मौजूद जो कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड्स हैं उसको तोड़ता है, ठीक है। ऑक्सीजन जो कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं इनको तोड़ता है उस फ्यूल के अंदर। इसी तरह अगर हम हमारे इंसानी जिस्म की एग्जाम्पल लें तो ऑर्गेनिजम्स जो वो किस तरह से ऑक्सीजन को यूटिलाइज करते हैं। हमारे अंदर भी फ्यूल है, जैसा कि ग्लूकोज। हमारा फ्यूल क्या है? ग्लूकोज, हमारी फूड है। अब इसको भी ऑक्सीजन ने तोड़ना है, ऑक्सीजन ने हेल्प करनी है, ठीक है। जब ऑक्सीजन इसके CH बॉन्ड्स को तोड़ेगा, कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ेगा, ठीक है, प्रेजेंट इन द फूड इन देयर सेल्स। तो ऑर्गेनिज्म यूटिलाइज ऑक्सीजन फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ CH बॉन्ड्स प्रेजेंट इन द फूड इन देयर सेल्स। जब ये CH बॉन्ड्स को तोड़ेगा तब एनर्जी रिलीज होगी, जैसा कि ऑक्सीजन जो फ्यूल के CH बॉन्ड्स को तोड़ता है तब हीट और लाइट एनर्जी रिलीज होती है। इसी तरह हमारे जिस्म में भी हीट एनर्जी रिलीज होगी या कोई भी एनर्जी की फॉर्म रिलीज होगी। अब ये जो एनर्जी फॉर्म है ये ATP में कन्वर्ट हो जाएगी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट में। दिस ब्रेकडाउन यील्ड्स एनर्जी विच इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू ATP, ठीक है। इस प्रोसेस के दौरान क्या होगा कि जो CH बॉन्ड्स हैं, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, वो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस के ज़रिए तोड़े जाएंगे, ठीक है। एंड सो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर ऑल्सो प्रोड्यूस्ड। और प्रोडक्ट्स क्या हमारे पास आएंगे? कार्बन डाइऑक्साइड है और वाटर है। दिस सेलुलर एनर्जी यील्डिंग प्रोसेस इज कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन। अब एक जो सेल है उसका ये जो एनर्जी यील्डिंग प्रोसेस होगा उसको कहेंगे सेलुलर रेस्पिरेशन। जो अलग अलग सेल अपना प्रोसेस परफॉर्म करेगा, ठीक है। नेक्स्ट देयर इज एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन की दो टाइप्स हैं। द मोस्ट कॉमन फ्यूल यूज्ड बाय सेल टू गेट एनर्जी बाय सेलुलर रेस्पिरेशन इज ग्लूकोज, ठीक है। सबसे जो कॉमन फ्यूल है जो एक ऑर्गेनिज्म यूज करते हैं एनर्जी के लिए वो क्या है? ग्लूकोज है। ये जो सेल है जो सेलुलर रेस्पिरेशन करते हैं उनके अंदर ये एनर्जी रिलीज होती है जब ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है वो टूटते हैं, ठीक है। द मोस्ट कॉमन फ्यूल यूज्ड बाय सेल टू गेट एनर्जी बाय सेलुलर रेस्पिरेशन इज ग्लूकोज। द वे ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज्ड, जिस तरह से ग्लूकोज ऑक्सीडाइज होता है, किस तरह से ऑक्सीडाइज होता है कि ये जो दूसरा कंपाउंड है उसको रिड्यूस कर देगा, अपने जो हाइड्रोजन या इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रिलीज कर देगा। डिपेंड्स ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन। एक्सेप्टर क्या है? ऑक्सीजन है, ठीक है। ग्लूकोज इस तरह से ऑक्सीडाइज होता है कि अगर उसके सामने ऑक्सीजन हो, ठीक है, उसको तोड़ने वाला CH बॉन्ड, उसके CH बॉन्ड्स को तोड़ने वाला ऑक्सीजन मौजूद हो, जितना ऑक्सीजन मौजूद होगा उतने ज़्यादा जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स हैं वो टूटेंगे, ठीक है, उतना ग्लूकोज मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होगा और एनर्जी रिलीज होगी। इससे पता चलता है कि हमारे लिए हवा कितनी ज़रूरी है, हमें एनर्जी फ्राहम करती है। अगर हमारे अंदर कोई फूड है और हम अंदर हवा नहीं लेके जा रहे
तो हमें कोई एनर्जी नहीं मिलेगी अगर हम बैठे रहेंगे। तो अपनी अगर फूड को यूटिलाइज़ करना है तो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन लें, ऑक्सीजन अंदर जाएगी तो CH बॉन्ड्स ब्रेक होंगे, हमें एनर्जी मिलेगी। ठीक है। द सेलुलर रेस्पिरेशन अकरिंग इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन की मौजूदगी में होती है उसको कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन, वाइल द वन दैट अकर्स इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है। और जो जहाँ पे ऑक्सीजन मौजूद नहीं है वहाँ पे रेस्पिरेशन होती है, कहलाती है एन एरोबिक रेस्पिरेशन। अब एरोबिक रेस्पिरेशन किस तरह से ऑक्सीजन की मौजूदगी में होती है? ऑक्सीजन की मौजूदगी में जो ग्लूकोज की कंप्लीट ऑक्सीडेशन है या जो ग्लूकोज के CH बॉन्ड्स हैं वो टूटते हैं, अकर्स विद मैक्सिमम रिलीज ऑफ एनर्जी, ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी रिलीज हो जाती है। इन द फर्स्ट फेज ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है कि एक जो मॉलिक्यूल है ग्लूकोज का, जो क्या है 6C है, ठीक है, वो 2 मॉलिक्यूल्स में टूट जाता है। किसके 2 मॉलिक्यूल्स हैं? पायरोविक एसिड के 3 कार्बन्स हैं जिसके अंदर। ठीक है। पहले ये फेज होगी कि एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल 2 पायरोविक एसिड के मॉलिक्यूल में टूट जाता है। दूसरी फेज में क्या होता है कि पायरोविक एसिड के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो मुकम्मल तौर पे ऑक्सीडाइज हो जाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड में और वाटर में। ये होगी सेलुलर रेस्पिरेशन। हमने पहले पढ़ा था कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोडक्ट्स के तौर पे हमें मिलते हैं। फिर क्या होता है सेकंड फेज में, जो पायरोविक एसिड के मॉलिक्यूल्स हैं वो टूट जाते हैं CO2 में और वाटर में, और सारी एनर्जी रिलीज हो जाती है क्योंकि सारे कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो हैं वो टूट चुके हैं। ठीक है। रिएक्शन क्या है? C6H12O6 प्लस 6O2 ऑक्सीजन की मौजूदगी में होता है। ठीक है। उतनी ही ऑक्सीजन है तो क्या बना है? एनर्जी है, पानी है और कार्बन डाइऑक्साइड। अब एन एरोबिक रेस्पिरेशन क्या है? इसको कहते हैं, इसको फर्मेंटेशन भी कहते हैं। ठीक है। ये ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में होती है। किस तरह से होती है? ग्लूकोज इज इनकम्प्लीटली ऑक्सीडाइज्ड विद द लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड। ग्लूकोज जो है वो कंप्लीटली ऑक्सीडाइज नहीं होता क्योंकि ऑक्सीजन की मौजूदगी नहीं है। जब ग्लूकोज कंप्लीटली ऑक्सीडाइज नहीं होगा तो क्या होगा? एनर्जी भी रिलीज नहीं होगी ज़्यादा। ठीक है। कम एनर्जी रिलीज होगी। एन एरोबिक रेस्पिरेशन में जो पहली फेज़ है वो बिल्कुल एरोबिक रेस्पिरेशन के अकॉर्डिंग है। अब हम पीछे चलते हैं और देखते हैं कि क्या थी एरोबिक रेस्पिरेशन की फ़ेज़ पहली। उसमें क्या होता है कि जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है वो पायरोविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स में टूट जाता है। ठीक है। अब पहली फेज़ में इसमें भी यही होगा कि ग्लूकोज का मॉलिक्यूल 2 पायरोविक एसिड के मॉलिक्यूल में टूट जाता है। A molecule of glucose is broken down into 2 molecules of pyruvic acid। लेकिन जो सेकंड फेज है वो डिफरेंट है, जिससे ये जो है वो एन एरोबिक रेस्पिरेशन हो जाता है। पायरोविक एसिड जो है वो फिर कंप्लीटली ऑक्सीडाइज नहीं होगा क्योंकि ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है। ठीक है। इट इज़ ट्रांसफॉर्म्ड इनटू इथाइल अल्कोहल और लैक्टिक एसिड। जब कंप्लीट जो रिएक्शन नहीं होगा, ऑक्सीजन नहीं प्रेजेंट, ऑक्सीडेशन पूरी नहीं होगी, जो पायरोविक एसिड है वो कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज नहीं होगा, एनर्जी भी कम रिलीज होगी, तो वो इथाइल अल्कोहल और लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। इन दिस वे मैनी ऑफ द CH बॉन्ड्स आर लेफ्ट अनब्रोकन इन द प्रोडक्ट्स। जो प्रोडक्ट्स हैं उनके अंदर बहुत से जो CH बॉन्ड्स हैं वो वैसे के वैसे ही रह जाएंगे, वो टूटेंगे नहीं। ठीक है। तो इस तरह से अब या फिर वो इथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा तो या फिर लैक्टिक एसिड में। इस बेस पे एन एरोबिक रेस्पिरेशन की जो उसको क्लासिफाई किया गया है, जहाँ पे इथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट होगा उसको कहेंगे अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, और जहाँ पे लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होगा वहाँ पे लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होगी।